मानसून सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में जाट आरक्षण पर हुआ हंगामा। इनेलो ने सरकार पर लगाया सैनी के जरिए प्रदेश में माहौल खराब करने का आरोप। सदन में जाट आरक्षण पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने पर बनी सहमति। हरियाणा विधानसभा में गुरुवार को जाट आरक्षण के मुद्दे पर खूब हंगामा हुआ। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही इनेलो ने बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी की ओर से दिए जा रहे बयानों को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। इनेलो ने प्रश्नकाल को स्थगित कर इस मुद्दे पर काम रोको प्रस्ताव के तहत तुरंत चर्चा कराने की मांग की, लेकिन स्पीकर ने इसे खारिज करते हुए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने की मंजूरी दे दी। इस दौरान इनेलो ने बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी की ओर से दिए जा रहे बयानों पर आपत्ति जताते हुए सरकार से अपना स्टैंड स्पष्ट करने की मांग उठाई। इन्हीं की पार्टी के सांसद जो रोजाना इस किस्म के बयान देते हैं कि अगर जाटों ने कहीं कोई इस इशू को लेकर के आंदोलन छेड़ा तो हम उसका सामने खड़े होकर के विरोध करने का काम करें। अगर भारतीय जनता पार्टी इस मामले में सही मायने में जाट की पक्षधर है तो फिर इनको अपने सांसद के खिलाफ अनुशासनहीनता करने पे कार्रवाई करनी चाहिए। उधर कांग्रेस ने भी कहा कि बीजेपी को इस मसले पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। हमने तो सबने उसके ऊपर ये बात कही कि जो है सत्ता पक्ष जो है अपना रुख साफ करे, क्योंकि अलग अलग आवाजों के अंदर बात करते हैं और समझ आती नहीं है। कांग्रेस ने तो करके इनके गेंद जो है अब इनके पाले में है। अब जो है इन्होंने अपना रुख स्पष्ट करना है। इनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो कुछ कहते हैं, इनके मंत्री कुछ कहते हैं, अलग अलग तरीके से सारे बात करते हैं। वहीं बीजेपी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस और इनेलो इस पूरे मसले पर सियासत कर रहे हैं। ये जो राजनीति जो हो रही है, इनेलो ने जाट आरक्षण का कभी समर्थन नहीं किया। आज कांग्रेस इनेलो दोनों कोई न कोई बहाना चाहिए बीजेपी मुर्दाबाद बोलने के लिए। अब व्यक्तिगत लोगों के व्यक्तिगत राय हो सकती है किसी भी उस पक्ष में, लेकिन पार्टी का जो पक्ष आएगा वो एक ही पक्ष आएगा और पहले पार्टी ने पूरी तरह से इसका साथ दिया है और सुप्रीम कोर्ट में केस भी लड़ा है। गौरतलब है कि कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी लगातार जाट आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार के मंत्री इसे सैनी की निजी राय बताकर अपना पल्ला झाड़ने में लगे हैं। विधानसभा में उठा कैथल जमीन अधिग्रहण का मामला। विपक्ष ने सरकार पर लगाया किसानों को मुआवजा देने में भेदभाव का आरोप। सरकार ने इनेलो को दिलाई चौटाला के कार्यकाल में मिले किसानों को मुआवजे की याद। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन कैथल में जमीन अधिग्रहण के उचित मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसानों का मुद्दा भी उठा। इनेलो के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर इस मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा हुई। इस दौरान वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और विपक्ष के नेता अभय चौटाला के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। विपक्ष के नेता अभय चौटाला ने सरकार पर किसानों को मुआवजा देने में भेदभाव करने का आरोप लगाया। अभय ने किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग उठाई। अगर ये सही मायने में उनके हिस्से देना चाहते हैं तो फिर आज ही मुख्यमंत्री को अपनी तरफ से किसी एक आदमी को, एक मिनिस्टर को डेप्यूट करके उन लोगों के बीच में भेजना चाहिए और कहना चाहिए कि हमने आपकी डिमांड को माना। विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए सरकार ने कहा कि किसानों को 1 जनवरी 2015 के जमीन अधिग्रहण कानून के हिसाब से उचित मुआवजा दिया जा रहा है। कैथल में जो बाईपास को लेकर के कुछ गाँव की आपस में जो फ्लोर रेट है, जो कलेक्टर रेट है, उसको लेकर के जो दुविधा उत्पन्न हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सदन में पूरे सदन के समक्ष बड़े विश्वास के साथ में सदन को विश्वास देते हुए कहा है कि हम किसानों के साथ में न्याय नहीं होने देंगे और हर प्रकार हर संभव कानून के अंतर्गत ऐसे रास्ते खोजेंगे ताकि सबको जो मुआवजा मिले वो एक प्रकार से सबको उचित मुआवजा मिल सके। गौरतलब है कि कैथल में सैकड़ों किसान पिछले लगभग 1.5 महीने से जमीन के उचित मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। इनेलो विधानसभा में इस मुद्दे को उठाने से पहले राज्यपाल के सामने भी ये मुद्दा उठा चुका है। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान उठे कई अहम मुद्दे। पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने युवाओं को रोजगार देने पर
पूछा सरकार से सवाल। तो वहीं कुलदीप बिश्नोई ने पिछली सरकार के दौरान जमीन अधिग्रहण का उठाया मुद्दा। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायकों की ओर से कई अहम सवाल पूछे गए। कांग्रेस विधायक कुलदीप शर्मा ने सरकार से रोजगार के मुद्दे पर सवाल किया और पूछा कि 9 महीने के अंदर कितने युवाओं को नौकरी दी और कितनों को नौकरी से निकाल दिया। शर्मा के इस सवाल का खुद सीएम ने जवाब दिया। मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि 10 महीने इस सरकार को बने हो गए। सरकार के बनने के बाद कितने एम्प्लॉइज को जो एजुकेशन में थे एजुकेशन डिपार्टमेंट नौकरी से निकाला गया और आज तक कितने लोगों को 10 महीनों में सरकार नौकरी दे पाई है, ये दोनों बातें। हमने अपने जो उद्यम पॉलिसी डिक्लेयर की उसमें 4 लाख लोगों के रोजगार की बात हमने कही है और डंके की चोट से कही है 4 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। और जहां तक भर्ती की बात है, भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। लेक्चरर्स की भर्ती की पहली खेप 15 दिन के अंदर पहली ज्वाइनिंग हो जाएगी। डॉक्टर्स की भर्ती हो चुकी है। 761 डॉक्टर्स की भर्ती निकाली थी, जिसमें से 389 इन डॉक्टर्स का सिलेक्शन हो चुका है। आदमपुर से हजका विधायक कुलदीप बिश्नोई ने पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए जमीन अधिग्रहण का मुद्दा उठाया और सरकार से सवाल किया कि इन मामलों की जांच के लिए वो क्या कर रही है। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने इसका जवाब दिया और कहा कि पिछली सरकार की हर गड़बड़ी की उनकी सरकार जरूर जांच करवाएगी। आपका इलेक्शन प्रॉमिस भी था कि पिछले सरकार में जो भूमि घोटाले हुए उसकी आप 1 साल के अंदर अंदर सरकार बनने की आप जांच करेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। तो क्या मेरा सुझाव इसमें यह है कि जेपीसी बना दें और सही और बढ़िया रिजल्ट चाहिए तो मुझे उसमें मेंबर जरूर कर देना। मैं दूध का दूध पानी कर दूंगा। तो ये सरकार का माननीय सदन के नेता ने सदन के पटल पर विश्वास व्यक्त किया है और सभी साथियों ने, ऑपोजिशन के साथियों ने भी इसको स्वीकार किया है और स्वागत किया है कि हम दूध का दूध पानी का पानी करेंगे और अगर कोई दोषी है तो दोषी के ऊपर कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। वहीं पंचकुला से बीजेपी विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने बिजली निगमों के घाटे पर सवाल किया। जवाब में कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने पिछली सरकार की गलत नीतियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। पूर्व में जो सरकारें रही हैं, ये घाटा आज बढ़ करके 29,362 करोड़ हुआ है। तो ये सरकार का फर्ज था और हरियाणा रेगुलेटरी कमीशन समय समय पर सरकार को आगाह भी करता है कि हम बिजली देते हैं तो बिजली का भुगतान भी होना चाहिए और यदि निगम घाटे में जा रहा है तो समय समय पर हमें टैरिफ बढ़ाने चाहिए। कुल मिलाकर प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायकों ने कई अहम सवाल उठाए। वहीं कई मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। नए पदाधिकारियों को कांग्रेस के दिग्गजों ने दिए संगठन की मजबूती के टिप्स। 2 दिनों तक चली बैठक में आशा कुमारी बोली, एकजुट है पार्टी लेकिन संगठन की मजबूती के लिए युवाओं को आगे लाना जरूरी है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की गुरुवार को होने वाली कार्य समिति की बैठक स्थगित हो गई। शकील अहमद के अचानक दिल्ली जाने की वजह से बैठक को टाल दिया गया, लेकिन सह प्रभारी आशा कुमारी ने प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर के साथ उपाध्यक्षों और महासचिवों के साथ बैठक की। बैठक के बाद आशा कुमारी ने कहा कि पार्टी एकजुट है। हालांकि उन्होंने पार्टी की कमान युवाओं के हाथ में देने की वकालत की और कहा कि संगठन की मजबूती के लिए युवाओं को आगे लाना जरूरी है। मूवमेंट इज अ फेज ऑफ लाइफ। यूथ आएगा और जो सीनियर्स हैं वो फेज आउट होंगे ही होंगे और यूथ को ट्रेन करना, यूथ को मेन स्ट्रीम में लाना और गैप्स को अभी से फिलअप करना, ये हर पॉलिटिकल पार्टी का एक सिस्टम है। देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद द सीनियर्स एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो डर्थ ऑफ यूथ। हालांकि कांग्रेस विधायक दल की औपचारिक बैठक से पहले हुड्डा की ओर से करनाल में विधायकों को बुलाने पर आशा कुमारी से जब सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कुछ दलील दी, वो भी सुनिए। कांग्रेस विधायक दल के मेंबर्स जो हैं वो करनाल में भंडारे पे गए हुए थे और उसके बाद वो कांग्रेस की मीटिंग में, सीएलपी की मीटिंग में चंडीगढ़ ही आए। उस मीटिंग में डॉक्टर शकील अहमद जी भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद थी और डॉक्टर अशोक तंवर भी मौजूद थे कि कोई कहीं चाय पीता है उसके ऊपर कोई बैन नहीं है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा कि कांग्रेस तेजी से जनता के बीच में वापसी कर रही है और 10 महीने के अंदर ही कांग्रेस ने जनता का दोबारा से भरोसा जीत लिया है। 4073 गेस्ट टीचरों के मामले में हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। गेस्ट टीचरों ने दायर की थी पुनर्विचार याचिका।
अपनी नौकरी बहाली की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे 4000 से ज्यादा गेस्ट टीचरों की पुनर्विचार याचिका पर गुरुवार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान मामले पर आखिरी बहस हुई, जिसमें गेस्ट टीचरों की ओर से अपनी दलील में कहा गया कि हरियाणा में 400 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में टीचरों की कमी है, तो फिर सरकार ने उन्हें कैसे सरप्लस बताकर बाहर का रास्ता दिखा दिया। This was our only prayer to the court that till the regular comes, ये जो गेस्ट टीचर्स हैं इनको काम करने दिया जाए। उसके बाद देख लेंगे जब रेगुलर टीचर आएंगे, ये अपना सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर लेंगे, कोई पिटीशन फाइल करेंगे, यहाँ करेंगे, तब तक तो इनको वर्क करने दिया जाए, क्योंकि बगैर टीचर के तो स्कूल वैसे हो ही नहीं सकता। मामले पर दोनों पक्षों की दलीलों के बाद बहस पूरी हो गई और हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अब हाई कोर्ट कभी भी अपना फैसला सुना सकता है। आज हाई कोर्ट ने वो आर्गुमेंट सुन के केस को रिजर्व रख लिया, देखते हैं ऑर्डर क्या होता है, कब होता है। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार पहले ही इन टीचरों को सरप्लस बताकर बाहर का रास्ता दिखा चुकी है, जिसके खिलाफ ये टीचर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे पहले हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने इनकी याचिका खारिज कर दी थी। गरीब बच्चों को दाखिला न दिलवाने के मामले में गुड़गांव की जिला अदालत ने किया डीसी को तलब। कहा 8 सितंबर को कोर्ट में हाजिर हो डीसी साहब। सरकार के तमाम दावों के बावजूद गरीब तबके के बच्चे निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं। ऐसे ही कुछ बच्चों के अभिभावकों ने गुड़गांव की जिला अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को कोर्ट ने जिले के उपायुक्त सहित 5 अधिकारियों को तलब किया है। कोर्ट ने डीसी सहित इन सभी अधिकारियों को 8 सितंबर को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए हैं। दरअसल धारा 134A के तहत सरकार की जिम्मेदारी है कि वो गरीब बच्चों का निजी स्कूलों में दाखिला करवाए। ये पूरा मामला हाईकोर्ट में भी चल रहा है और हाईकोर्ट सरकार को नियमों की पालना के आदेश दे चुका है, लेकिन जमीन पर कोर्ट के आदेशों का कोई असर नहीं। यमुनानगर में वकील के बेटे की दबंग गई। ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग के दौरान महिला पुलिस कर्मचारी से की बदसलूकी। यमुनानगर में गर्ल्स कॉलेज के बाहर चेकिंग के दौरान एक महिला कांस्टेबल ने जब एक वकील के बेटे की बाइक रोकी तो उसने महिला कांस्टेबल से ही बदतमीजी कर दी। छात्र के इस रवैये को देखते हुए पुलिस कर्मचारी ने उसे थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। दरअसल इन दिनों कॉलेजों के बाहर लड़कियों से हो रही छेड़छाड़ को रोकने के लिए महिला पुलिस कर्मचारी कॉलेजों के बाहर तैनात हैं। इस कड़ी में जब एक छात्र को चेकिंग के लिए रोका गया तो उस छात्र ने महिला कांस्टेबल से ही बदतमीजी करनी शुरू कर दी। जब दूसरे पुलिस वाले ने उस छात्र से पूछताछ करनी चाही तो छात्र ने उससे भी दुर्व्यवहार किया। फिर पुलिस ने आव देखा ना ताव लड़के को थप्पड़ सीध कर दिया। पुलिस कर्मचारी के थप्पड़ मारते ही छात्र ने पुलिस कर्मचारी की वर्दी पकड़ ली, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। जैसे हमने इसको रुकने का इशारा किया, इसने साइड पे इसने अपने वो लगा लिया। इसने मेरे साथ जो मुलाजिम था, जो मेरी वुमेन पुलिस थी, वो भी साथ में वहाँ प्रेजेंट थी। उसने कहा कि आप रुकिए। ये साइड पे होने के बाद जैसे रुका, इसने चाबी अपनी मेरे मुलाजिम ने, मतलब ये रुकने से पहले ही इसने, मतलब हमारी जो वुमेन पुलिस भी साथ खड़ी थी, मतलब मिस व्यवहार किया। पुलिस के मुताबिक छात्र के अभद्र व्यवहार को लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं छात्र का कहना है कि पुलिस ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है। इंसाफ मांगने का अनोखा तरीका। सोनीपत के दीपालपुर गांव में रेप पीड़िता के मामले में कार्रवाई न होने से नाराज पीड़िता का ताऊ चढ़ा मोबाइल टावर पर। सोनीपत के दीपालपुर गांव में एक दुष्कर्म पीड़िता का ताऊ मोबाइल टावर पर चढ़ गया। बुजुर्ग ने पुलिस पर अपनी भतीजी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए आत्मदाह करने की धमकी दी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बुजुर्ग को टावर से नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन बुजुर्ग नहीं माना। देखते ही देखते टावर के आसपास पूरा गांव जमा हो गया, लेकिन बुजुर्ग नीचे नहीं उतरा। सारे का धक्के खा लिया, कितना भी सुनाई नहीं हुई। 2 महीने हो गए, अरीब इसका ताऊ टावर पर चढ़ रहा है, जेवड़ा लेगा फांसी लेगा मरेगा। एक प्रकाश नाम का आदमी ऊपर चढ़ा हुआ है टावर के ऊपर। ये पुलिस यहाँ पर आ गई है, जैसे ही वो नीचे उतरेगा उसकी बात सुनेंगे, उसके बाद फिर आगे। दरअसल इस बुजुर्ग की भतीजी के साथ करीब 1 साल पहले दुष्कर्म हुआ था। आरोप है कि उस मामले में
कोई कार्रवाई नहीं हुई और करीब 1 महीना पहले आरोपियों ने दोबारा पीड़िता का अपहरण कर रेप की कोशिश की। सोनीपत में एक शख्स की तेजधार हथियार से हत्या, बेटे ने लगाया ससुराल वालों पर हत्या का आरोप, इलाके में दहशत का माहौल। सोनीपत के पलड़ा गांव में एक शख्स की तेजधार हथियार किए जाने पर इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल 45 साल का शख्स राजवीर बुधवार देर रात अपने घर के प्लाट में सो रहा था। तभी देर रात परिजनों ने उसके चीखने की आवाज़ सुनी। चीख के बाद मौके पर जाकर देखा तो युवक राजवीर रउलाहन हालत में अपनी चारपाई पर पड़ा था। मृतक के बेटे ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का शक जताया है। मेरे ससुराल वालों ने परसों फोन किया था कि भाई एक बार हमारे घर पर आ जाओ और बैठ कर समझौता करेंगे, और मेरा पापा मैंने मना कर दिया कि हम नहीं आए। तो उसने बोला कि भाई हम या शुद्ध आंगली से घी निकालना पड़ेगा या टेढ़ी करनी पड़ेगी। उसके फोन पे ये बात। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा भी किया है। भिवानी में 2 चचेरे भाइयों के झगड़े में बीच बचाव कराना युवक को पड़ा महंगा। झगड़ा खत्म कराने आए युवक को जान देकर चुकानी पड़ी इसकी कीमत। भिवानी के गांव दिनोद में एक युवक को 2 परिवारों के झगड़े में बीच बचाव करना इतना महंगा पड़ा कि उसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। दरअसल अनिल को जैसे ही इस बात की जानकारी हुई कि उसके चचेरे भाइयों का आपस में झगड़ा हो रहा है, वो बीच बचाव में उतरा, लेकिन इस बीच एक ईंट उसके सिर पर लग गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बच्चों के आपस में कहासुनी हो गई और इसी से मतलब वो कहासुनी हो गई, इसी से मतलब बात इस हद तक पहुंची। ईंट का वार किसके ऊपर चल रहा है? वैसे लाठी डंडे भी लगे हैं, लेकिन पुलिस को शिकायत दे दी है? हाँ जी, पुलिस को सूचना दे दी है और मेडिकल से भी पोस्टमार्टम वगैरह। पुलिस ने इस पूरे मामले में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इस पूरी घटना को लेकर गांव में तनाव बना हुआ है। हिसार में रिश्वतखोर जेई गिरफ्तार, सफाई ठेकेदार से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोचा। हिसार में विजिलेंस की टीम ने रिश्वत लेते हुए एक जेई को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक जन स्वास्थ्य विभाग का जेई सफाई ठेकेदार से 30,000 रुपए रिश्वत की मांग कर रहा था। ठेकेदार 20,000 रुपए उसे पहले ही दे चुका था और अब उसे जेई को 10,000 रुपए देने थे, लेकिन ठेकेदार ने समझदारी दिखाते हुए इसकी सूचना विजिलेंस को दी और विजिलेंस की टीम ने जाल बिछाते हुए जेई को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। मैंने पब्लिक हेल्थ में ठेका लिया है सफाई मैन और लाइन का, जिसके लिए बकेट मशीन मेरे को चाहिए थी। बकेट मशीन उनको लेने के लिए मैंने जेई से बात की। जेई बोला भाई पैसे लगे, मगर पैसे तो है नहीं हमारे पास। गिरीश और गिरीश बोले भाई मेरे को पैसे चाहिए, जब मशीन मिल सकती है, ऐसे तो नहीं मिलेंगे। ठेकेदार ने बताया कि उसे बकेट मशीन की जरूरत थी, जिसके लिए वो जेई से मिला तो उसने 30,000 रुपए रिश्वत की मांग रख दी। यमुनानगर में एटीएम से हुई 12 लाख की चोरी की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाया। बैंक कर्मचारी ही निकले आरोपी। सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा। यमुनानगर के साढौरा में एसबीआई बैंक के एटीएम से निकाले गए 12,74,000 रुपए के मामले की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से पूरे मामले को सुलझाने में सफलता हासिल की है। सीसीटीवी की तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि पहले एक युवक पैसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। लेकिन जब वो दोबारा आया तो उसने एटीएम का सारा कैश निकाल लिया। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हैरानी है कि इनमें से 2 आरोपी बैंक के ही कर्मचारी है। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 10 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। एटीएम मशीन को पासवर्ड द्वारा खोला गया था, तो उससे हमें फिर शक हुआ। शक के आधार पर फिर हमने उसको थोड़ा सा टाइट से पूछताछ करी, तो अजय कुमार ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को नाम दिया, जिसमें हमने 10 लाख रुपये उनसे बरामद कर लिए हैं। बाकी तीनों मुलजिमों को हमने गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि 29 अगस्त को साढौरा में एसबीआई बैंक के एटीएम से 12,74,000 रुपए की चोरी का मामला सामने आया था। सोनीपत में कार और ट्रक की टक्कर, 2 लोगों की मौत, 3 की हालत गंभीर। रोहतक में भी दिखा रफ्तार का कहर, रोडवेज की बस ने स्कूली बच्चों के ऑटो को मारी टक्कर। सोनीपत के झरोट गांव के पास ट्रक और कार की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
लेकिन उनकी गंभीर हालत को देखते हुए बाद में उन्हें रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। हादसे के बाद से ट्रक चालक फरार बताया जा रहा है। वहीं रोहतक में बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के पास रोहतक दिल्ली रोड पर गांव खरावड़ से रोहतक आ रहे स्कूली बच्चों से भरे एक ऑटो को राजस्थान रोडवेज की बस ने टक्कर मार दी। इस टक्कर में 5 स्कूली बच्चे और ऑटो चालक घायल हो गए। घायल बच्चों को मौके पर ही रोहतक पीजीआई में भर्ती करवाया गया। पीछे से रोडवेज ने टक्कर मारी। ऑटो में कितने बच्चे? ऑटो में 10-12 बच्चे। पुलिस ने दोनों ही मामलों में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है और फरार वाहन चालक की तलाश तेज कर दी है। अंबाला में कपड़े के शोरूम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। अंबाला के निकलसन रोड पर बने रेडीमेड कपड़ों के बड़े शोरूम में आज सुबह भयंकर आग लग गई। लोगों ने धुआं निकलता देख फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने में जुट गई। ये शोरूम मोटे शीशे से बना था, लिहाजा आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को पहले शीशे तोड़ने में मशक्कत करनी पड़ी। लोगों ने भी फायर ब्रिगेड कर्मियों का साथ दिया और नीचे के शटर को तोड़ा गया। इस आग से साथ के 2 और शोरूम भी प्रभावित हुए। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये तीनों शोरूम नामी कंपनी द रिपब्लिक के थे, जिसमें आग लगने की वजह से लाखों के ब्रांडेड कपड़े जलकर खाक हो गए। गुड़गांव पुलिस ने छात्राओं को सिखाए सुरक्षा के गुर। 300 से अधिक छात्राएं पहुंची महिला थाना। कानून के प्रति भी कराया गया जागरूक। लगातार बढ़ रहे छेड़छाड़ के मामलों को देखते हुए गुड़गांव पुलिस अब छात्राओं को ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए तैयार करने में जुटी है। इस कड़ी में लगभग 300 छात्राओं को सेक्टर 51 में बने महिला पुलिस थाने का दौरा कराया गया। इस दौरान छात्राओं को महिला सुरक्षा और छेड़छाड़ की घटनाओं के प्रति जागरूक किया गया। महिलाओं की सुरक्षा और मदद के लिए दी जाने वाली फ्री लीगल सहायता और महिला हेल्पलाइन के बारे में भी इन छात्राओं को बताया गया। उन बच्चों को हम सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ शेयर करेंगे, उनसे अपने विचार शेयर करेंगे और उनको हमारी IRB की जो टुकड़ी है वो भी बुला रखी है। वो भी उनको बताएंगे कि अगर आपके साथ कहीं ज्यादती हो रही है, आप अपने आप को सेव करना चाहते हैं तो आप कैसे सेव करें। गुड़गांव पुलिस ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम पूरे गुड़गांव भर में चलाए जाएंगे ताकि जरूरत पड़ने पर छात्रा को मालूम हो कि उसे अपनी रक्षा के लिए क्या कदम उठाने हैं। टीचर्स डे पर प्रधानमंत्री मोदी के संदेश को सुनने को तैयार छात्र। कल सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री बच्चों को करेंगे संबोधित। स्कूलों ने तैयारी की पूरी। टीचर्स डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश के छात्रों को अपना संदेश देंगे। शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी स्कूलों को इसके लिए उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों में छात्रों को एजुसेट, टीवी, रेडियो और प्रोजेक्टर के जरिए प्रधानमंत्री का संदेश सुनाने की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री सुबह करीब 10 बजे देश भर के छात्रों से रूबरू होंगे और अपनी बात कहने के साथ साथ छात्रों की भी बात सुनेंगे। हमारे स्कूल में बहुत ही जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं। सारे शिक्षकगण, सारे बच्चे सब तैयारियों में जुटे हुए हैं और खासकर सबसे ज़्यादा उत्साह है कि मोदी जी की मन की बात सुनने में सब बहुत उत्साहित हैं। हम नरेंद्र मोदी से इसी उम्मीद में लगे हुए हैं कि वो हमेशा ही इसी तरह हमें इंस्पायर करते रहेंगे। कल शिक्षक दिवस पर हमारे स्कूल में शिक्षक दिवस समारोह है, उसकी तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। बच्चे अनेक डांस प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तथा हम बहुत उत्साहित हैं उन्हें सुनने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार छात्रों से रूबरू हो रहे हैं। ऐसे में सभी छात्र प्रधानमंत्री की बात को सुनने को तैयार है और बेसब्री से कल यानी 4 सितंबर का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप और लोगों की मांग के बाद HRTC ने एक बार फिर लिया टैक्सी चलाने का फैसला। HRTC इस बार स्वयं देगा लोगों को टैक्सी सेवा। अब देखना यह होगा कि ये टैक्सी सेवा कितनी कारगर साबित होती है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप और लोगों की लगातार मांग के चलते शिमला में एक बार फिर टैक्सी सेवा शुरू होने जा रही है। हिमाचल पथ परिवहन निगम 4 सितंबर से एक बार फिर लंबे अंतराल के बाद सील्ड एरिया में टैक्सी सेवाएं बहाल करने जा रहा है। माल रोड और रिज मैदान को जोड़ने वाले 4 जगहों में शामिल है ओल्ड बस अड्डे से CTO, चक्कर से CTO, संजौली से लक्कड़ बाजार और कुसुम्पटी से बाया छोटा शिमला होते हुए हाई कोर्ट तक।
एचआरटीसी वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों और विकलांगों के लिए प्राथमिकता के आधार पर टैक्सी सेवा शुरू करने जा रहा है। कल से हम लोग 4 रिस्ट्रिक्टेड और सील्ड रूट्स पे, जिसके लिए होम डिपार्टमेंट ने हम लोगों को परमिट दे दिया है, कल से हम वहाँ टैक्सियाँ चलाएंगे 4। और उसमें पहली वरीयता जो दी जाएगी वो जो हमारे, जैसे मैंने बताया, सीनियर सिटीजन से 60 साल से ऊपर के जो हमारे भाई और माताएं बहनें, और उसके बाद जो 10 साल तक की उम्र के बच्चे हैं, और साथ में जो हमारे स्पेशली एबल्ड या अपाहिज साथी हैं, भाई लोग हैं, उनके लिए ये पहली वरीयता होगी। शिमला वासियों के लिए राहत भरी खबर, सील्ड एरिया में एक बार फिर दौड़ेगी एचआरटीसी की टैक्सियां। कल से शुरू हो रही है एचआरटीसी की टैक्सी सेवा। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का गठन करेगी प्रदेश सरकार। एनडीआरएफ की तर्ज पर फोर्स के गठन पर चल रहा है विचार। आपदा के समय में फोर्स की ली जाएगी सहायता। आपदा से निपटने के लिए प्रदेश सरकार स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का गठन करेगी। एनडीआरएफ की तर्ज पर इस फोर्स को तैयार करने पर विचार चल रहा है। इसमें होमगार्ड सहित पुलिस और अग्निशमन विभाग के जवानों को भी शामिल किया जा सकता है। हालांकि इसके गठन की डेडलाइन अभी तक तय नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही सरकार इस मामले पर अहम फैसला ले सकती है। इस बल के गठन के साथ ही प्रदेश को आपदा से निपटने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि आपदा की दृष्टि से प्रदेश अति संवेदनशील श्रेणी में आता है। इस फोर्स का गठन कब तक होगा, इस पर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन प्रदेश सरकार को इस फोर्स की अत्यधिक आवश्यकता है। देखना होगा इस फोर्स का गठन कब तक होता है। ब्रिज पर विशाल तिरंगा स्थापित करने का मामला लटका। नगर निगम को झंडे की स्थापना के लिए दूसरी बार भी मिली सिंगल बिट। अब मंजूरी के लिए सरकार को भेजा जाएगा मामला। शिमला के रिज पर विशाल तिरंगा स्थापित करने का मामला लटकता जा रहा है। झंडे की स्थापना के लिए आमंत्रित किए गए टेंडर में एमसी को फिर से सिंगल बिड प्राप्त हुई है। इससे पहले आमंत्रित टेंडर में भी एक ही बोलीदाता ने भाग लिया था, जिसके चलते एमसी ने दोबारा टेंडर आमंत्रित किए हैं। अब दूसरी बार भी सिंगल बिड ही प्राप्त हुई है। ऐसे में अब नगर निगम ने मामला सरकार की मंजूरी को भेजने का निर्णय लिया है, क्योंकि सिंगल बिड पर टेंडर अवार्ड करने का निर्णय सरकार के स्तर पर ही संभव है। कनॉट प्लेस दिल्ली की तर्ज पर स्थापित होने वाला यह तिरंगा 100 फीट ऊंचा होगा और 3 दिशाओं से इसके दीदार हो सकेंगे। झंडे की लंबाई 30 फीट और चौड़ाई 20 फीट होगी। स्मारक के तौर पर स्थापित किया जा रहा यह राष्ट्रीय ध्वज शिमला आने जाने वाले पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। इसके निर्माण पर 12,20,000 रुपये खर्च किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि नगर निगम ने 15 अगस्त तक झंडा जनता को समर्पित करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अभी मामला टेंडर में ही उलझा हुआ है। ऐसे में देखना होगा कि इस कार्य को कितना जल्दी पूरा किया जाता है।